मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हिसाब। चुपचाप सभी लाइन से बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। मंदिर के पुजारी ने वहां मौजूद गरीबों से कहा। तभी वहां एक गाड़ी आ जाती है और उनमें से कुछ लोग उतरते हैं और वहां मौजूद गरीबों को खाना और कंबल बांटने लगते हैं। सेजल वहां मौजूद बच्चों के लिए अलग से स्वेटर लेकर आई थी और वहां वह बच्चों को एक किनारे लेकर जाकर दे रही थी। जब बच्चों को स्वेटर देना हो गया तो वह अपने परिवार की मदद करने लगी और सभी को खाना बांटने लगी। खाना बांटते हुए जब वह एक आखिरी गरीब के पास पहुंची तो वह बड़ी हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगी। वह बूढ़ा सर झुकाए बैठा था। फटे पुराने कपड़े, फटी चप्पल ठंड से ठिठुर रहा था। सेजल जब अच्छे से उस बूढ़े का चेहरा देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है। जिस पर वह बूढ़ा उसे कहता है, यह मैं रख लूं बेटा, बड़ी ठंड लगती है, एक कंबल से मेरा गुजारा नहीं होता। तुम चाहो तो खाना मत देना। सेजल उस बूढ़े की बात सुनकर रो पड़ती है और कहती है, पापा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी गुड़िया, आप यहाँ और इस हालत में। वह बूढ़ा सेजल की बातें सुन तो पा रहा था पर शायद वह कुछ समझ नहीं पा रहा था और अवाक होकर सेजल को बस देखे जा रहा था। तभी मंदिर का पुजारी पीछे से आकर कहते हैं, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, यह मेरे पिता शिव नारायण सक्सेना है। सेजल ने कहा, बेटे यह कौन है, कहाँ से आए हैं? यह तो पता नहीं, बस एक दिन इन्हें यहाँ कोई बिठा कर चला गया, तब से यह यही मंदिर के बाहर ही रहते हैं। और ताज्जुब की बात है तो इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर तुम कह रही हो कि यह तुम्हारे पिता हैं, फिर इनकी ऐसी हालत, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पुजारी ने कहा, पंडित जी, मेरे पापा को मेरे भैया सुधीर अपने साथ अमेरिका ले गए थे और तब से रोज मेरी बात पापा से फोन पर होती है। फिर यह यहाँ क्या कर रहे हैं और वह भी ऐसी हालत में, मैं खुद हैरान हूँ। या तो पापा को भैया ने यहाँ छोड़ा है या पापा वहां से खुद ही चले आए होंगे। अब इन्हें तो कुछ भी याद नहीं जो मैं इनसे पूछूं, आखिर माजरा क्या है। अब तो वही बता सकते हैं पूरी बात, अभी फोन करती हूँ भैया को। यह कहते हुए सेजल सुधीर को फोन लगाने लगी। सुधीर के फोन उठाने के बाद, हेलो भैया, कैसे हो, क्या कर रहे थे? सेजल ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बाहर शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर रहा था। तुम बताओ, आज तो तुम्हारे यहाँ पूजन हवन है ना, हो गई उसकी सारी तैयारियां? सुधीर ने पूछा। हाँ, बस वही चल रही है। भैया जरा पापा को फोन देना। वह क्या है, उन्हें पूजा पाठ काफी पसंद है, तो ना सोचा वीडियो कॉल पर ही उन्हें दिखा दूं। सेजल ने कहा। अच्छा रुक। यह कहते हुए सुधीर पापा पापा कहते हुए फोन देने लगता है। उधर से बिल्कुल सेजल के पापा की आवाज आती है जो कहते हैं, हाँ गुड़िया बोल। बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो दवाई खाकर सो रहा था, तू फिर कभी वीडियो कॉल कर लेना। उसके बाद सुधीर फोन में आकर कहता है, वह क्या है ना सेजल, पापा को यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए थोड़े सुस्त हो गए हैं, तो फिर कभी बात कर लेना। सुधीर के इस बात से सेजल हैरान तो हुई और उसने सोचा, जब पापा यहाँ मेरे सामने बैठे हैं तो फोन पर वह आवाज किसकी थी। फिर उसे याद आया कि जब से भैया विदेश गए हैं तब से वह कभी वीडियो कॉल नहीं करता, बस बातें करके फोन रख देता है। जब भी उसे वीडियो कॉल करने को कहती थी तो वह कोई न कोई बहाना बना ही देता था। आखिर यह सब हो क्या रहा है, सेजल ने सोचा। और फिर वह शिव नारायण जी को अपने साथ ले गई। वह अपने पति अमित से कहती है, पता नहीं अमित,
यह पापा को क्या हो गया है। और जब भैया इन्हें अमेरिका ले जाने वाले थे तो यह यहाँ इस हालत में कैसे। यह तो ना मुझे पहचान पा रही है और उधर भैया भी पता नहीं किससे मेरी बात करवाते आए हैं इतने दिनों तक। सेजल, तुम्हें पक्का यकीन है ना यह पापा ही है? क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, यह ना तो तुम्हें मुझे पहचान रहे हैं, ऊपर से उधर भैया भाभी ने भी तुम्हारी बात पापा से करवाई है। ऐसा तो नहीं कि यह कोई बहरूपिया हो। अमित ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो आप? यह मेरे पापा हैं, कोई बहरूपिया वगैरह फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। और मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगी क्या? यह कोई बड़ी साजिश हुई है, पर पता कैसे करूं? भैया इतनी दूर बैठे हैं और फोन पर वह तो सच्चाई बताने से रहे, और यहाँ पापा भी सब कुछ भूल कर बैठे हैं। आखिर सच्चाई का पता करूं तो कैसे? सेजल ने कहा। सेजल, यह सब तो बाद में करेंगे, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पापा का इलाज करवाना। एक बार पापा ठीक हो जाएं, बाकी तो सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। अमित ने कहा। ठीक कह रही हो आप। यह कह कर सेजल शिव नारायण जी के पैरों के आगे बैठकर कहती है, पापा आपको अपनी गुड़िया याद नहीं? पापा आपकी तो जान बसती थी हम में, फिर आप हमें कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो बताइए पापा, आप ऐसे अनजान नहीं बन सकते। सेजल शिव नारायण जी से यह सब बातें कहते कहते रो पड़ी। बिटिया, कौन हो तुम? मुझे सच में याद नहीं। पर यह जो तुम कर रही हो ना गरीबों में दान, वह बड़ा नेक काम है। तुम्हें पता है उन बच्चों को जब रात में ठंड लगती है तो वह काफी रोते हैं। आज वह भी चैन से सो पाएंगे। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। शिव नारायण जी ने अपने कांपते हाथों को उठाकर सेजल को आशीर्वाद देते हुए कहा, पापा यह भी आपने ही तो सिखाया है कि जब आप किसी की मदद करने के लायक हो तो जरूर करो, क्योंकि भगवान ने जितना हमें दिया है उतना तो शायद किसी का सपना हो। पापा, भले ही अभी आपको कुछ याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है, और अब आपकी यह बेटी आपकी भी मदद करेगी। सेजल ने कहा। अगले दिन सेजल शिव नारायण जी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं, यह किसी गहरे सदमे की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ऐसे मरीज का वापस से याददाश्त आना बड़ा मुश्किल होता है, पर कभी कभी अगर वही मंजर इन्हें दोबारा नजर आ जाए जिससे इन्हें सदमा लगा है तो याददाश्त वापस आ सकती है। पर यह अभी पक्का नहीं कह सकते। मुझे इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर उनकी हालत कहाँ तक बेहतर की जा सकती है उसकी कोशिश करेंगे। सेजल यह सुनकर काफी मायूस हो जाती है और फिर वह शिव नारायण जी को वापस अपने घर ले जाती है। घर आकर वह अमित से कहती है, अमित, आज से पहले कभी मैंने खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया। समझ रही हूँ कि पापा का साथ जरूर न कुछ बुरा हुआ है, पर करूँ भी क्या? क्या करूँ जो पापा ठीक हो जाएं और मुझे सब कुछ पता चल जाए। देखो सेजल, डॉक्टर के कहे मुताबिक पापा को वापस से वही मंजर याद दिलाने से उन्हें उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, पर जब हमें पता ही नहीं होगा कि पापा को सदमा कौन सी बात पर लगा है, हम वह मंजर उन्हें कैसे दिखा सकते हैं? अब तो एक ही रास्ता है, हमें सब कुछ करके बस सुधीर भैया से ही बात कह सकते हैं। अमित ने कहा। पर भैया जो इतने दिनों से झूठ बोलते आए हैं मुझे, अब वह क्यों सच बताएंगे भला? मैं तो बस यह सोचकर हैरान हूँ कि भैया को अमेरिका गए लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, और तब से पापा इसी हालत में जी रहे थे। सर्दी गर्मी बरसात की मार झेलते रहे, और मैं बेवकूफ यहाँ से दूर बैठी यही समझती रही पापा अमेरिका में आराम से है। क्या मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि पापा को भैया कभी वीडियो कॉल पर आने क्यों नहीं देते? सेजल ने कहा। जानता हूँ सेजल, तुम्हारी तकलीफ अभी मैं समझ पा रहा हूँ, पर यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, एक ठोस कदम उठाने का है।
सुधीर भैया यूं सच्चाई तो बताएंगे नहीं, उल्टा अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो वह इंडिया कभी वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें यहाँ धोखे से बुलाना होगा, और सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें यहाँ बुला सकती है, वह है पैसा। तुम भैया को फोन कर कहोगे कि पापा की कोई पॉलिसी मैच्योर हुई है, पूरे 1 करोड़ की है, और वह पापा को यहाँ आकर साइन करने के बाद ही सीधे उनके अकाउंट में मिलेगी। उसे कुछ शक ना हो इसलिए कहना, पापा से पूछना जरा कि ऐसी कोई पॉलिसी है या नहीं जिसमें उन्होंने अल्टरनेट पते पर मेरा घर का पता डाला था। जब तुम ऐसे पूछोगी तो वह या तो कोई बहाना बनाएंगे या कहेंगे पापा हाँ कह रहे हैं। पैसों की बात सुनते ही वह जरूर आएगा, तब हम उसकी गिरीबन पकड़ेंगे, और जब वह आएगा पहले हम देखेंगे कि पापा साथ लाने के वह क्या बहाना बनाते हैं। तब तक पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा, अमित ने कहा। उसी रात शिव नारायण जी जब सो रहे थे, वह नींद में जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे बेटा, तू तो यकीन कर। सेजल नारायण जी के कमरे में ही सोई थी। वह इस आवाज से उठ बैठी, पर उसने शिव नारायण जी को जगाया नहीं। उसे लग रहा था कि नींद में ही शायद शिव नारायण जी कुछ काम की बातें बता देंगे, पर वह इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोले और शांत होकर वापस से सो गए। अगले दिन सेजल सुधीर से फोन पर कहती है जैसा उसे अमित कहता है। फिर सेजल कहती है, जरा पापा को फोन देना, जिस पर सुधीर कहता है, अरे पापा आपने हम उम्र दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, इस समय पूरे दिन घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं ही कहता हूँ चले जाया करें, और मैं उन्हें बता दूंगा अगर आने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर आऊंगा। एक बात बता, अगर सिर्फ मैं आऊं तो चलेगा क्या? वह क्या है ना, पापा की अब उम्र भी काफी हो गई है तो सफर उन्हें रास नहीं आती, वह भी इतनी लंबा सफर। भैया पॉलिसी पापा के नाम पर है तो उनके तो साइन चाहिए होंगे ना, पर क्योंकि उन्होंने नॉमिनी में आपको रखा है तो मैं पूछती हूँ वकील से कि सिर्फ आपके साइन से काम होगा या नहीं। यह कहकर सेजल फोन रख देती है। अगले दिन वह वापस से सुधीर को कॉल करके कहती है, हाँ भैया आपके साइन से भी चलेंगे। तो इस पर सुधीर कहता है, ठीक है मैं सबसे जल्दी की टिकट करवा कर आता हूँ, वह तुम्हारी भाभी भी आना चाहती है, काफी दिन हो गए ना हमें वहाँ आए हुए। हाँ हाँ भैया आप सभी का स्वागत है, काश कि आप पापा भी आ पाते तो उनसे भी मिलना हो जाता, पर आप और भाभी दोनों आ जाएंगे तो पापा की वहाँ देखभाल कौन करेगा? सेजल ने कहा, यहाँ पापा के लिए फुल टाइम मेड है जो पापा के अच्छे से देखभाल करती है, और कुछ दिनों की तो बात है, सुधीर ने कहा। फोन रखने के बाद सेजल अमित से कहती है, कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रही है, आओ भैया जरा तुम्हारे झूठ का करारा जवाब मैंने भी न दिया तो मेरा नाम ही सेजल नहीं। सेजल हमें बड़े सतर्क होकर पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि सुधीर के यहाँ आने से पहले उसे सब कुछ पता चल जाए, अमित ने कहा। उसके बाद एक दिन सेजल शिव नारायण जी को पार्क में घुमाने ले जाती है। वह वहां बैठे अपने पापा को कुछ पुरानी तस्वीर दिखा रही थी, पर शिव नारायण जी उन तस्वीरों को एक अनजान की तरह ही देख रहे थे, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे। पर जैसे ही सेजल ने फोन पर तस्वीर बदलते बदलते शिव नारायण जी को सुधीर की तस्वीर दिखाई, शिव नारायण जी के चेहरे का भाव ही बदल गया। वह एकाएक बोल पड़े, अरे यह तुम्हारे परिवार के बीच में क्या कर रहा है? आप जानते हो इन्हें, क्या किया था इन्होंने? सेजल उत्तेजित होकर शिव नारायण जी से पूछने लगी। इससे पहले शिव नारायण जी कुछ बता दें, एक बुजुर्ग व्यक्ति जब वहां जाकर सेजल से कहता है, अरे सेजल बेटा तुम, कितने दिनों बाद मिलना हो रहा है तुम लोगों से, और शिव नारायण यह अमेरिका से कब आया? अरे दिनेश अंकल आप कैसे हैं? सेजल ने पूछा। बेटा मैं तो ठीक हूँ,
जब से इस मोहल्ले से दूर गया हूँ, सबसे लगभग रिश्ता टूट ही गया है। उम्र हो गई है, ज्यादा घर से निकल नहीं पाता हूँ। शिव नारायण जी से तो सब मिला था जब यह अमेरिका जाने वाला था। उसके बाद यह कब आया? और तुम शिव नारायण आने के बाद एक फोन तो कर सकती थी ना मुझे। हम पड़ोसी कम, दोस्त ज्यादा थे। थोड़ी दूर क्या चला गया, सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। दिनेश जी ने कहा, अंकल क्या बताऊं आपको, पापा को अभी कुछ भी याद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पापा को किस हालत में देखा है। हमारे बहुत कोशिशों के बाद अमित का ट्रांसफर इसी शहर में हो पाया है। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं। और मैं सोच रही थी कि पापा भी भैया के साथ अमेरिका में बस गए हैं, तो चलो एक ही शहर में रहकर पूरे परिवार के साथ रह पाएंगे। यहाँ आने के बाद अपने मन्नत के पूरा होने पर माता के मंदिर के बाहर गरीबों में कुछ दान करने का इरादा बनाकर जब वहां मैं गई, तो पापा को वहां भिखारियों की लाइन में बैठे भीख मांगते देखा। मैं बता नहीं सकती अंकल, उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी। सोचा था पापा अमेरिका में आराम से हैं, पर यहाँ तो पापा की ऐसी हालत। अब इनके साथ क्या हुआ, ना तो यह बता सकते हैं, ना ही भैया बताएंगे। सेजल ने कहा, बेटा जब उसने मुझे अपने अमेरिका जाने की बात बताई थी, वह भी सुधीर के साथ, तभी मुझे यह बात खटकी थी, क्योंकि सुधीर कभी सीधे मुंह तो इनसे बात ही नहीं करता था। यह अक्सर जाकर अपना दुख मुझे बताया करता था। एक बार की बात है, जब यह मुझसे मिलने आया तो उसने कहा, दिनेश एक कप चाय पिलाएगा। मैं अपनी बहू से कहकर चाय मंगवा दिया। चाय आने के बाद भी यह कुछ कहना चाह रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। जब मैंने पूछा शिव नारायण कोई परेशानी है, तो यह मुझसे कहने लगा, दिनेश तू मुझे कुछ खिला सकता है, बड़ी भूख लगी है यार। यार पर यह बात सुधीर या बहू को मत बताना। वह क्या है ना, सुबह से यह दोनों कहीं निकले हुए हैं, मुझे यह भी नहीं पता कब आएंगे। मैंने सोचा मेरा खाना फ्रिज में रख कर गए होंगे, पर घर में कोई खाना नहीं है। बहुत जोरों की भूख लगी है, पैसे भी नहीं है मेरे पास। इस पर मुझे सुधीर पर काफी गुस्सा आया। ऐसे कैसे कोई कर सकता है। पर इसने मुझे कहा, यार कुछ खिला दे, शुगर का मरीज हूँ, ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह पाता। फिर मैंने इसे पोहा दिया। यह तो रही उस दिन की बात। आए दिन तो तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, जिस पर मेरा परिवार भी सुनता। एक रोज तो थक कर मेरे बेटे ने पुलिस को ही बुला लिया, ताकि यह सब बंद हो जाए। पर हमें क्या पता था मेरा यह कदम हमें इससे और दूर ले जाएगा। पुलिस तो चले गए, पर शिव नारायण भी बिल्कुल बदल गया। वह मुझसे बात नहीं करता और ना ही मेरे घर आता। फिर एक दिन यह अचानक आकर कहता है, मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। अरे मैंने ही गलत समझ लिया था अपने बेटे को। चल यार चलता हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना हो पाए तुमसे। तो हमें लगा चलो ठीक है, जो इसका सब कुछ सही हो गया। और इन लोगों को मैंने अपनी आंखों से घर को ताला लगाकर निकलते हुए देखा। फिर कुछ दिनों के बाद हम भी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। फिर सुधीर सीधा आज मिल रहा हूँ। दिनेश जी ने कहा, इतना सब कुछ चल रहा था, पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चला है, इन सब में भैया की कोई बड़ी प्लानिंग ही होगी। सेजल ने कहा, हाँ बेटा, इसे मैंने कई बार भी कहा था तुझे सब कुछ बता दे, पर यह कहता, अभी मेरी और जिंदगी बची ही कितनी है, क्यों खामखा अपनी बच्चों को भी परेशान करूं। बेटा तो पहले ही मुझे परेशान है। दिनेश जी ने कहा, अंकल काश की पापा की इस हालत की वजह मैं जान पाती, फिर बताती भैया को। सेजल ने कहा, बेटा अगर इन सब में मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। कितना हंसमुख हुआ करता था मेरा दोस्त, बेचारे पर ऐसी क्या बीती जो इसकी ऐसी हालत हो गई। दिनेश जी ने कहा और वहां से चले गए। इधर सेजल शिव नारायण जी को भी घर लेकर वापस आ गई और उन्हें वापस से सुधीर की तस्वीर दिखाकर पूछने लगी, क्या आप इन्हें जानते हैं? अब शिव नारायण जी को कुछ याद नहीं आया।
दिन बीतते गए और एक दिन सुधीर भी आ गया। सुधीर के आने से पहले ही सेजल ने शिव नारायण जी को छुपा दिया था। सुधीर जाकर सेजल से कहता है, कब चलना है साइन करने? भैया अभी अभी तो आए हो, यह सब बाद में भी हो जाएगा, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जरा हमारे साथ भी अच्छे से मिल लो। सेजल के यह कहते ही सुधीर कहता है, अरे नहीं नहीं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, पापा के लिए जल्दबाजी कर रही हैं, पर उन्हें वह अकेले छोड़कर आए हैं ना, इसलिए। हाँ सही कहा भैया, एक बार पापा को कॉल तो करो, एक काम करो वीडियो कॉल ही कर दो, आखिर पता तो चले अकेले ठीक तो है या नहीं। सेजल ने कहा, अरे नहीं नहीं, अभी पापा को दवा खाकर सोने का टाइम है, मेरा भी उनकी मेड से बात हुई, वह अभी अभी सोई है, बाद में बात करवा दूंगा। सुधीर ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम ना सही, मैं ही तुम लोगों को पापा से मिलवा देती हूँ। सेजल के ऐसा कहते ही अमित पीछे से शिव नारायण जी को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सुधीर और उसकी पत्नी ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या हुआ भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम लोगों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? अरे पॉलिसी तो बस एक बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई पापा ने मुझे पहले ही बता दी थी। अब तुम लोग अमेरिका नहीं जेल जाओगे। सेजल ने कहा, क्या पापा ने बताई है? पर इनकी तो याददाश्त ही चली गई थी, फिर इन्होंने कैसे बताया? सुधीर ने घबराहट में कह दिया, अरे वह तो सब पता है तुम्हें, चलो अच्छा हुआ जब पापा के साथ क्या हुआ और उनकी हालत ऐसे कैसी हुई, अब तुम मुझे बताओगे, वरना कुछ ऐसे सबूत हैं मेरे पास जिससे तुम्हारा वापस अमेरिका लौटना सपना बन जाएगा, और अगर अपना पूरा सच बता दोगे तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें माफ कर दूं। सेजल ने कहा, वह क्या है ना सेजल, पापा की बढ़ती उम्र हम पर बोझ बन गई थी, हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए हम उस घर को बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, पर पता नहीं पापा को यह बात कैसे पता चल गई और वह इस घर को बेचना ही नहीं चाहते थे। वह तो सोच रहे थे अमेरिका वह हमारे साथ रह जाएंगे, तो हमने सीधी उंगली से ही घी निकलते देख उंगली टेढ़ी करने की सोची। ममता ने एक आइडिया बनाया, जिसमें ममता चाकू लेकर पापा के सामने आकर कहती है, पापा जी, जो आपने कागजात पर साइन ना किया तो मैं अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक कर उसे ऐसा करने से रोकने लगा। पापा को लगा कि ममता सच में ऐसा करेगी, तो वह पूरी तरह घबराकर उन कागजात पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद भी ममता चाकू को ऐसे अपने हाथों पर चलाती है जिससे पहले से फिट किया हुआ नकली खून को पैकेट फट जाता है और वह गिरकर मर जाने का नाटक करने लगती है। दरअसल हमने यह इसलिए किया क्योंकि हमें पापा को अपने साथ न ले जाना पड़े। पापा ममता के नकली खून को असली समझ बैठे और सदमे में बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा और वह सब कुछ भूल गए थे। हमने देखा यह अच्छा मौका है हमारे लिए, लगभग तुझे लेकर सभी तो को हमारे अमेरिका जाने की बात पता थी और हमने पापा के याददाश्त न जाने का फायदा उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर तो निकले, पर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता था ना तो अब पापा अपने ही घर पहुंच पाएंगे और ना ही किसी को अपना परिचय दे पाएंगे। पर पता नहीं यह तुम्हें कैसे मिल गए। सुधीर ने कहा, अभी भी एक बात छुपा रहा है नालायक, बताना किस तरह तुम लोगों ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी। वह तो भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरा खाना खा लिया और मेरी जगह वह चल बसी। वहां खड़े शिव नारायण जी भी अचानक से बोल पड़े, आपको सब याद आ गया पापा? सेजल ने कहा, हाँ बेटा, जब यह हमारी कहानी बता रहा था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया, पर मैं देख रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। शिव नारायण जी ने कहा,
भैया इतना कुछ करते रहे, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? या अरे या हमारे पापा हैं, लगभग 1 साल से भी ज्यादा यह सड़क पर जी रहे हैं, और आगे भी एक दिन ऐसा ही चले भी जाते, तब भी तुम हमें यही कहते कि पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। इतने दिनों से जो तुम पापा की आवाज सुना रहे थे, वह कैसे कर रहे थे? सेजल ने कहा, वह तो एक आवाज को रिकॉर्ड कर पापा ऐप के जरिए करता था, ताकि किसी को कोई शक न हो, सुधीर ने कहा। उसके बाद सेजल कहती है, सॉरी भैया, अब आप दोनों कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पुलिस आ रही है और वह आप लोगों को असली जगह ले जाएगी, और सबूत के लिए सारी रिकॉर्डिंग भी हो गई है। नहीं सेजल, मुझे माफ कर दो। पापा आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से अमेरिका में सेटल हो पाया हूँ, सब बर्बाद हो जाएगा, सुधीर ने कहा। इस पर शिव नारायण जी ने रणवीर को एक चांटा लगाया। अब क्यों माफी मांग रहा है? जा कोई और योजना बचा मुझे बीमार बताने की। बेटा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। फिर पुलिस आकर सुधीर और ममता को ले जाती है। उसके बाद सेजल शिव नारायण जी के सीने से लगकर कहती है, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। आपसे कोई और भी मिलने आया है, वह देखिए। तभी दिनेश जी आते हैं और कहते हैं, क्यों भुलक्कड़, मुझे याद है? शिव नारायण जी हंसते हुए बोले, हाँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार। पर एक बात बता, तू तो बड़ा खुश था अमेरिका जाने के लिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सुधीर तुझ पर जोर डाल रहा है, दिनेश जी ने कहा। हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से दोनों बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी। मुझे तो बाद में पता चला कि यह इस घर को बेचकर हमेशा के लिए मुझे जहर देकर जान से मारने का इरादा बना रही है। तभी मैंने विरोध किया, पर देखो क्या से क्या हो गया। शिव नारायण जी ने कहो, वह तो शुक्र मनाओ तेरी बेटी और दामाद का, वरना। दिनेश जी ऐसा कह ही रहे होते हैं, तभी सेजल कहती है, बस कीजिए आप लोग, अब तो खुशी मनाने के दिन आए हैं, तो भूल जाइए पुरानी सारी बातें। और फिर से सभी हंसने लगते हैं। अब शिव नारायण जी को सेजल ही अपने घर में प्रेम पूर्वक रखने लगी। सुधीर और ममता ने कई बार शिव नारायण जी से मिलने की कोशिश की, मगर सेजल ने अपने घर के नौकरों को साफ हिदायत दे रखी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर घर के अंदर न आने जाने दिया जाए। सच कहा गया है, पाप का घड़ा एक दिन फट ही जाता है, और वैसे ही हुआ सुधीर और ममता के साथ। अगर उन्होंने निर्दोष भोले भाले शिव नारायण जी को जहर देकर मारने की कोशिश न की होती, तो उन्हें भी जेल की हवा न खानी पड़ती और सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना अपना जीवन जीते। भगवान ने हम मनुष्य को अपने कर्म करने के लिए जन्म दिया है, लेकिन कभी कभी मनुष्य में बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे कहां से ले जाकर डुबो देती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।